डीवीएम को इंटीग्रेटिंग, मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेटिंग डीवीएम जो सा है वो एक इंटीग्रेटर को यूज कर रहा होगा। और वो इंटीग्रेटर मैंने अभी जो आपको बताया था कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से एक इंटीग्रेटर बनाते हैं। अगर आपने इंटीग्रेटर का कोर्स पढ़ा हुआ हो तो आपको ये पता होगा कि जो उसकी इन्वर्टिंग पिन होती है उसके ऊपर हम आर कनेक्ट कर दें और फीडबैक के अंदर एक कैपेसिटर लगा दें तो ये हमारे पास एक इंटीग्रेटर बन जाता है। उसका वाइस वर्सा कर देंगे तो ये डिफरेंशिएटर बन जाएगा। सो हमारे पास एक इनपुट वोल्टेज है जिसको हमने अप्लाई किया है वी इन के ऊपर, और एक हमारे पास वो इन्वर्टिंग पिन के ऊपर, और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास वी रेफरेंस की। वी रेफरेंस आपके पास नेगेटिव डीसी वोल्टेजेस हैं। ठीक है, सो एक हमारे पास इंटीग्रेटर का स्विच दो पोजीशन से मूव करेगा, वी इन पे या वी रेफरेंस पे। यानी फॉर वंस आपके पास जब आप वी इन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव राइजिंग स्लोप होगी, क्योंकि आपके पास जो वी इन अप्लाई करने की वजह से जो स्लोप बन रही होगी वो पॉजिटिव राइजिंग स्लोप होगी। और उस स्लोप की जो आपके पास ये पॉजिटिव राइजिंग रैप बन रही है, सॉरी रैप स्लोप कह रही हूँ मैं, रैप बन रही है, उसकी स्लोप आपके पास इक्वल होगी वी इन। ये इंटीग्रेटर का फार्मूला यही होता है कि आपके पास वी इन ओवर आर सी होगा। सो आर सी जो है दैट इज कांस्टेंट, चाहे वी रेफरेंस की बात करें चाहे आप वी इन की बात करें, आर सी कांस्टेंट है। और ये डिपेंड करेगा, ये जो स्लोप होगी ये डिपेंड करेगी वी इन के ऊपर कि वी इन की वैल्यू क्या है। सो डेफिनेट सी बात है कि अगर वी इन बड़ा होगा तो इसकी स्लोप भी बड़ी होगी। यानी स्लोप बड़ा होने का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताएं कि ये एक एक स्लोप ये है और एक स्लोप ये है, इन दोनों में से किसकी बड़ी है, टू की बड़ी है या वन की बड़ी है स्लोप? किसकी स्लोप बड़ी है? वन की। वन की स्लोप बड़ी है। जितना ज्यादा आपको स्टीपर यानी एक ऊंची पहाड़ी में ले चढ़ने के लिए तो उसकी स्लोप ज्यादा होगी। सो आपके पास ये जो वी इन है, अगर ये वी इन ग्रेटर है तो इसकी स्लोप बड़ी होगी, और अगर वी इन स्मॉल है तो वी इन जो स्मॉल होगा उसकी स्लोप ग्रेटर स्मॉलर होगी। ठीक है, जैसे वी इन स्मॉल होगा तो उसकी स्लोप भी स्मॉलर होगी। ओके, सो आपके पास होता क्या है कि ये एक सर्किट है डुअल स्लोप डीवीएम का, जिसके नाम से शोर है कि हम इसमें दो स्लोप्स बनाएंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अपने इंटीग्रेटर की जो पिन है उसको वीन पे कनेक्ट कर देते हैं। जब हम वीन पे कनेक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वो एक पॉजिटिव राइजिंग स्लोप बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो पॉजिटिव राइजिंग स्लोप बनाना शुरू करता है, यहाँ हमने कंपैरेटर लगाया हुआ है। ये कंपैरेटर हमेशा वन की आउटपुट देगा क्योंकि इसकी नेगेटिव पिन के ऊपर जीरो है। यहाँ पर आपके पास अपार्ट फ्रॉम जीरो ना आए, जीरो के अलावा जब भी ये पॉजिटिव राइजिंग स्लोप बढ़ना शुरू होगी तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी। ऑब्वियस ही बात है, वन हो या टू हो या थ्री हो, जो भी वैल्यू आप देंगे ये कंपैरेटर हमेशा वन देगा। द मोमेंट ये वन देता है, ये वही गेट लगा हुआ है हमारे पास, ये गेट की जो आउटपुट है ये वन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये इसकी इस गेट की आउटपुट क्या होगी, अगेन एक क्लॉक सिग्नल होगा। क्योंकि जैसे ही क्लॉक भी वन हुई और यहां से तो वन आ ही रहा है तो आपके पास एक क्लॉक जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये काउंटर क्या करेगा, ये काउंटर पल्सेस को काउंट करना शुरू कर देगा। सपोज ये आपके पास पल्सेस को काउंट करना शुरू करता है तो उसने यहां पर ये बताया है कि हमारे पास एज लॉन्ग एज आपके पास एमएसबी क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मुझे ये बताएं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, कौन सी होती है? सपोज मैं यहाँ पर बिट्स लिखूं जीरो, ये बिट्स हैं आपके पास, फोर बिट है, यानी ये वन है, ये टू, डीएलडी का कोर्स पढ़ा हुआ है ना। फोर बिट के अंदर फोर बिट के अंदर मैंने ये एक नंबर लिखा है जिसको आप डेसिमल में क्या रीड करेंगे, वन, सॉरी जीरो। डेसिमल में क्या है ये, जीरो। तो और अगर मैं इसको यहां पर इसकी लास्ट वाली बिट को, जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, उसको मैं वन कर दूं तो ये क्या हो बन जाएगा, ये इस टाइम डेसिमल में वन बन जाएगा, डेसिमल वन बन जाएगा, है ना। और अगर मैं इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो सबसे इधर वाली है उसको वन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है जी, सो ये वाली जो बिट होती है दिस इज नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर हो गई ये बात? हमारे पास ये काउंटर पल्सेस काउंट करता रहेगा जब तक कि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी ये वाली बिट, जब तक कि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन ना हो जाए। जैसे ही इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी तब तक आपके पास ये जो इंटीग्रेटर है ये वी इन पे कनेक्टेड रहेगा जब तक कि उसकी एमएसबी जीरो है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें ना, मैंने यहाँ पर जो बिट का सीक्वेंस बताया है, यहाँ पर अगर आपके पास ये जीरो हो, एमएसबी आपके पास सपोज जीरो है,
और बाकी सारी वैल्यूज 1 हो भी जाती हैं, ये सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, जब तक आपके पास 7 भी है ना तो भी ये काउंटर ये वी इन कनेक्टेड ही रहेगा। द मोमेंट इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है तो ये काउंटर यहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच को सिग्नल भेजेगा कि अब मेरी एमएसबी 1 हो गई है। जैसे ही उसकी एमएसबी 1 होगी तो वो इस वी इन को यहां से हटा के इधर कनेक्ट कर देगा। क्लियर हो गई ये बात? जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है जी सो वो इसको इसको यहां कनेक्ट कर देगा। सो ये वाला ये स्लोप कब तक जाएगी ऊपर? जब तक के उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है तो आप यानी ये यहां तक इसने काउंट किया, ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप ऊपर तक गई जब तक इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हुई। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच ने उसको वी रेफरेंस पे कनेक्ट कर दिया। मैंने अभी आपको बताया कि वी रेफरेंस माइनस में स्लोप देगा, नेगेटिव स्लोप देगा, यानी डिक्रीजिंग स्लोप देगा। सो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग स्लोप बनना शुरू हो जाएगी। चाहे आपके पास अगर आपके पास बी इन की वैल्यू कम थी तो जाहिर है वो यहाँ पे कहीं जाके रुक जाएगा, तो वो यहाँ से नेगेटिव स्लोप देगा। अगर आप यहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे मतलब बी इन यहाँ तक स्लोप को ले गया था तो वो यहाँ से नेगेटिव स्लोप देगा। इन व्हाटसोएवर द केस आपके पास नेगेटिव स्लोप बनेगी। दैट नेगेटिव स्लोप विल हैव अ वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी? वी रेफरेंस ओवर आर सी। सो यहां पर एक बात क्लियर रखें कि इसकी स्लोप हमेशा एक ही रहेगी। ऐसा क्यों होगा? इसकी स्लोप कांस्टेंट है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ना तो हम वी रेफरेंस की वैल्यू चेंज करें, यहां पर देखें वी रेफरेंस एक कांस्टेंट डीसी सोर्स लगी हुई है, वी रेफरेंस की वैल्यू 5 है, तो सपोज करते हैं कि आर और सी की वैल्यू 1 है, तो इसकी स्लोप हमेशा क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। इसकी स्लोप कभी भी चेंज नहीं होगी। दिस इज अ कांस्टेंट स्लोप। सो आप फिगर में देखें कि इसकी स्लोप कांस्टेंट ही रहेगी। ये बात क्लियर हो गई है? यस जी, मैम। ये बात क्लियर हुई है? यस मैम। ओके अच्छा, यस अब मैम। हमने टाइम को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखें, ये आपके पास वही फिगर बनी हुई है। ये जो स्लोप है, जो कि वापसी की स्लोप है, ये कांस्टेंट है। ये दोनों इसके अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये डी स्लोप एंड बी स्लोप, दिस इज कांस्टेंट, बट द स्लोप ए एंड सी इज डिफरेंट। ये थोड़ी सी लेस स्लोप है, सी वाली स्लोप कम है और ए वाली स्लोप ज्यादा है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास दो माउंटेन्स हो, माउंटेन्स की ऑप्शन हो, और सपोज आप एक माउंटेन पे चढ़े यार, आप बहुत ऊंचे ऊपर पहुंच गए, और आप दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था? आप एक कम स्मॉल माउंटेन के ऊपर चढ़े और आप उसकी पीक पे पहुंच गए, और आपको कहा यह जाए कि वापसी का रास्ता बराबर ही है, वापसी की स्लोप बराबर ही है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो ऊंचे माउंटेन पे चढ़ा होगा वो पहले वापस आएगा, या जो छोटे माउंटेन पे चढ़ा था वो पहले वापस आएगा? मैम छोटे वाला। छोटे वाला पहले वापस आएगा, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर गया ही नहीं था। सो जो इसकी वापसी का टाइम होगा, वापसी का टाइम है वो इसका कम होगा। उसकी वजह यह कि हम वापस तो सेम स्लोप पर आ रहे हैं, और जो बहुत ऊपर चला गया था उसकी वापसी का टाइम T2, वापसी का टाइम T2 है और जाने का टाइम T1 है। ठीक है जी। सो T1 हमारे पास इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि हमने वो MSB को 1 की ऑप्शन रखा हुआ है। सो हमारे पास T1 तो कांस्टेंट है, T1 इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ V1। V1 की वैल्यू के ऊपर प्रोपोर्शनल क्या है? यानी V1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, या उसकी वैल्यू जो भी होगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम T2। यानी आप जितनी ऊंची पीक पर पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा आपको वापसी पे आने का टाइम लगेगा। सो जब वो वापस आता है, वापस आने वाली पल्सेस को जब काउंटर काउंट करता है, तो वो जो वैल्यू वो काउंट करेगा, वो वैल्यू कौन सी होगी? जो कि T2 वापस आने के लिए टाइम लगा था, नेगेटिव वाली पल्स का। जब तक वो पल्स आके जीरो होती है, ये कंपैरेटर उसको जीरो का सिग्नल देता है और काउंटर काउंट करना बंद कर देता है। तो अब उसने जो वापसी, सो यानी ये बात आपको क्लियर हुई है ना? जो अब काउंटर दोबारा काउंट करना शुरू कर रहा है, वो ये पल्सेस काउंट करना शुरू कर रहा है। इसके अंदर जो वो पल्सेस काउंट करेगा, वो पल्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी द वैल्यू ऑफ V इन के। तो सपोज उसने 5 पल्सेस काउंट किए हैं, तो हम ये कहेंगे जो इनपुट वोल्टेज था वो 5 था। और अगर उसने वापसी यानी वापसी के साइकिल के ऊपर 10 पल्सेस काउंट किए हैं, तो हम कहेंगे जो इनपुट के वोल्टेज थे वो 10 थे। यहां तक बात क्लियर हुई है? जी मैम। यस मैम। जी। सो हमारे पास उसने कंपैरिजन में ये बताया कि हमारे पास जो जाने की स्लोप थी दैट वाज V इन ओवर RC एंड इट वाज मल्टीप्लाइड बाय T1। सो हमारे पास मैंने आपको बताया T1 वाज कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा थी जो ऊपर वाली वैल्यू है। सो नीचे वाली RC तो दोनों की सेम है,
इसको अगर आप इग्नोर भी कर दें तो एक्चुअली हमारे पास इक्वेशन ये बनती है V इन T1 इज इक्वल टू V रेफरेंस भी एक तरह से कांस्टेंट है, V रेफरेंस T2, ठीक है जी। सो हमारे पास V इन की वैल्यू बड़ी है तो T2 यहां से बढ़ेगा, और यहां पर T1 कांस्टेंट है और यहां पर V रेफरेंस कांस्टेंट है, दीज टू आर कांस्टेंट, तो फिर असल में V इन किसके इक्वल है? असल में V इन T2 के इक्वल है। ये बात क्लियर हुई है जी। सो यहां से हमने एक फार्मूला बना लिया, हमने कहा जी हम T1 और T2 चूंकि टाइम तो काउंट नहीं कर रहे, हमने कोई सेकंड्स में तो काउंट करना नहीं है, हमने क्लॉक की पल्सेस में काउंट करना है। इसलिए हमने ये जो T1 और T2 को रिप्लेस करके N1 और N2 कर दिया है। N2 वो वाली काउंट्स होंगे जो कि काउंटर वापसी के टाइम में काउंट करेगा, और N वो वाले काउंट्स होंगे जो कि काउंटर ने पहले काउंट किए हैं। ये तो कांस्टेंट होंगे इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, और अगर आप यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V इन ओवर V reference is equal to T2 over T1. So basically V in is directly proportional to N2 या T2, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो आपके पास जो सेकंड टाइम काउंटर पल्सेस काउंट कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी V in के। जी यहां तक बात क्लियर हुई है, समझ आया? यस मैम। जी मैम। जी क्लियर हो गया, समझ आ गया? ओके सो मैम, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है जो आपकी रेफरेंस बुक के अंदर एग्जांपल है। मैं रेफरेंस बुक की भी पिक्चर्स आपको शेयर कर देती हूँ 7 चैप्टर की। उसने ये कहा है कि अ डिजिटल वोल्ट मीटर यूजिंग अ डुअल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर, ये वही वाला डुअल स्लोप है, हैज अ रेफरेंस वोल्टेज ऑफ -10 वोल्ट। सो व्हाट वी हैव द वैल्यू V रेफरेंस हमारे पास हो गया इक्वल टू V रेफरेंस इज इक्वल टू -10। सो हम इसको माइनस नहीं लेंगे, हमें पता है ये माइनस ही होता है, इसको 10 ही लिखेंगे। एंड हैज द एबिलिटी टू डिस्प्ले अ फुल स्केल रीडिंग ऑफ 1000। सो जो हमारे पास फुल स्केल रीडिंग आ रही है दैट इज 1000। सो फुल स्केल रीडिंग असल में क्या है, जो काउंटर पहली दफा मेजर कर रहा है, यानी N1। सो वी विल हैव अ वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू 1000। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड द रीडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड T2। सो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एंड ऑफ द पीरियड T2 यानी असल में हमने N2 फाइंड करना है। सो N2 किसके इक्वल होगा? इफ द वैल्यू ऑफ एनालॉग इनपुट इज 2.5, सो V in इज इक्वल टू 2.5। सो इसको हमने उसी फार्मूला के अंदर पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। जी क्लियर हो गया यहां तक? यस मैम। यस। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट एक सक्सेसिव, मेरा ख्याल है आई थिंक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ही रह गया। सो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीक में ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक है, और उसके अंदर हम ये है कि